हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AGI AC सिलेबस में। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के एक चैप्टर की, मात्रक मापन तथा प्रतिशत त्रुटि या फिर त्रुटि विश्लेषण। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा भौतिक राशियाँ। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो तथा उन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए और साथ ही साथ उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से होता है, यानी कि जैसे कि किसी भी राशि को आप नाप सकें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से नापने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई क्षण है, इस तरीके से कोई ये क्षण है आपके पास में एक, इसकी आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आप सीधा सीधा इस पर फीता डालेंगे और इसकी मेजरमेंट निकाल देंगे। मान लीजिए 5 मीटर का है, तो ये इसकी लंबाई यानी कि आपके लिए एक भौतिक राशि होगी। जैसे कि आपके सामने लिखा भी है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, दाब, ताप, चाल, बल, वेग आदि ये सब भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इनको आप माप सकते हैं। किसी को प्रत्यक्ष, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है भौतिक राशियां मेनली 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल भौतिक राशि या मूल राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मूल राशि कौन सी होती है। तो विज्ञान में, या फिर आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं, वे राशियां जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे कि लंबाई, लंबाई किसी अन्य राशि की वजह से नहीं बदलेगी। द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि विज्ञान में समस्त राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा के पदों में पाया जाता है। ये राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है ना। यानी कि और दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है ना कि वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और मेनली ये 7 होती हैं, 1 2 3 4 5 आपके लिए। जैसे कि यहाँ तक लंबाई 1, द्रव्यमान 2, समय 3, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा 6 हो गई। एक और होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ऐसे करके 6 राशियाँ होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, आगे आता है मापन। मापन क्या है? मापन मापन यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई ये लंबी छड़ है, ठीक है ना। अब आप इसको किससे नापेंगे? मान लीजिए आप मीटर से नापेंगे। मान लीजिए इसकी लेंथ आती है 12 मीटर, 12 मीटर इसकी लेंथ आई। तो 12 मीटर इसकी लेंथ आने पर, यानी कि आपने एक मीटर से इसको मेज़रमेंट किया, कोई एक मीटर पैमाना आपने लिया छोटा सा, इस तरीके से। ये आपके पास में एक मीटर पैमाना है जिससे कि आप इसकी मेज़रमेंट करेंगे। 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 मीटर का है तो आप इसको 12 बार नापेंगे इससे, यानी कि इसका ये 12 गुना होगा इसका, इस छोटे से स्केल का, जो कि 1 मीटर का है। ठीक है ना। तो यानी सीधी बात है, मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि
जो आपको ये दी हुई राशि है, ये बड़ी वाली क्षण किसी मानक राशि के कितना गुना है। जो मानक राशि आपके पास में स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो ये छोटी वाली है, ठीक है। दूसरा आता है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे कि लंबाई की तुलना किससे होती है? मीटर से, द्रव्यमान किलोग्राम से, और समय सेकंड से। ये इनके मात्रक हैं। इसके बाद मापन की प्रणालियाँ आती हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। मापन की प्रणालियाँ देखिए एक एक करके हम जानते हैं इनके बारे में। वैसे कहा गया है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर मापन की अलग अलग प्रणालियों को प्रयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है MKS, जिसको आप मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान जो होगा, वजन जो होगा, उसको हम किलोग्राम से नापेंगे, समय जो होगा उसको हम सेकंड से नापते हैं। उसी सिस्टम को हम कहते हैं MKS सिस्टम या फिर MKS प्रणाली। इसके बाद में नंबर आता है CGS प्रणाली का। CGS प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ये सिस्टम कहलाता है CGS सिस्टम, ठीक है। CGS या फिर फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में आता है FPS प्रणाली या फिर ब्रिटिश सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी इनके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब आता है मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम क्या होता है कि मापन की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अंतर्राष्ट्रीय यानी सब जगह पर यही मान्य होती है। संकेत रूप से इसे SI प्रणाली कहते हैं, जब SI का अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है SI का मतलब। यह प्रणाली सर्वप्रथम 1971 में मापतोल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई थी, और यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतोल सम्मेलन के समय समय पर की जाने वाली संस्तुतियों पर, यानी कि रिकमेंडेशन पर आधारित हो गई। SI प्रणाली में देखिए किस तरीके के मात्रक रहे, 7 मूल मात्रक रहे इसमें। SI प्रणाली में 7 मूल मात्रक, जैसे कि लंबाई जो एक राशि थी जिसके लिए कि मीटर रखा गया, द्रव्यमान जो मेजरमेंट होगा वो किलोग्राम में होगा हर जगह पर, समय जो होगा वो सेकंड में होगा, ताप को आप केल्विन में मेजर करेंगे, और विद्युत धारा को एम्पियर में। ये बात बताई गई इस सिस्टम में। आता है अगला पदार्थ की मात्रा, जिसे कि आप मोल में मेजर करेंगे, और ज्योति तीव्रता जो कि कैंडेला में होगी, या फिर इसको प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रदीपन तीव्रता, ठीक है। आगे बात आती है मात्रक के बाद में 2 मात्रक पूरक मात्रक भी होते हैं। पूरक मात्रक नंबर 1 तो रेडियन, जो कि कोण का होता है, जिसे रेखीय कोण का भी मात्रक कहते हैं, और स्टेरेडियन होता है घन कोण का। ये होता है रेडियन, तो होता है आपका रेखीय कोण, और ये होता है आपका घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण, ठीक है। घन कोण का मात्रक होता है ये। यानी SI पद्धति में कुल जो मात्रक थे, मूल मात्रक प्लस पूरक मात्रक मिलाकर के 7 मूल मात्रक थे, 2 पूरक मात्रक, यानी कुल 9 मात्रक SI पद्धति में थे, ठीक है। इसके बाद आता है SI पद्धति में मूल राशियों तथा मूल मात्रकों की सारणी। लंबाई को मीटर में नापेंगे, प्रतीक M से लिखेंगे मीटर को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लेकिन प्रतीक kg लिखेंगे इसका, समय को सेकंड में यानी कि S लिखेंगे इसके लिए, ताप केल्विन में उसके लिए K लिखेंगे, विद्युत धारा एम्पियर में उसके लिए A लिखेंगे,
और नेक्स्ट आता है आपके लिए पदार्थ की मात्रा जिसका ही मात्रक मोल होगा और इसको म्यू से हम प्रदर्शित करेंगे। ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता कैंडला यानी कि CD से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अब लंबाई के मापन की। लंबाई का मापन, अत्यंत छोटी दूरियों का मापन देखिए कैसे किया जाता है कि बहुत सूक्ष्म जैसे कि अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार मापने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जरा देखेंगे। सबसे पहली है आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग द्वारा परमाणुओं की त्रिज्या की गणना। यानी कि आवोगाद्रो की जो परिकल्पना थी उसके द्वारा जो परमाणु थे उनकी त्रिज्या की हम गणना कर सकते हैं। परमाणु आप समझते हैं कितना छोटा होता है और उसकी भी हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं आवोगाद्रो की परिकल्पना के द्वारा। देखिए क्या कहती है परिकल्पना कि पदार्थ में परमाणु प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, आवोगाद्रो के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं। यानी कि आप समझते हैं 1 ग्राम परमाणु में समझ सकते हैं इस बात को कि 6.023 गुणा 10⁻23 का मतलब हो गया इसके पीछे 23 जीरो। यानी अगर सिर्फ इस नंबर की अगर हम बात करें तो इस नंबर के जो पीछे आएंगे वो करीबन 23 जीरो, यानी कि 3 जीरो इसके हट जाएंगे, 20 जीरो इसके पीछे आएंगे, यानी कि कई करोड़ों करोड़ों परमाणु होते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना परमाणु बहुत ही छोटी राशि है जो कि अकेला उसका अस्तित्व ही नहीं माना जाता है। इतना छोटा अविखंडनीय पदार्थ, अविखंडनीय कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको आप परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, तो 1 ग्राम परमाणु में कितने होते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं और ये परमाणु पदार्थ का लगभग 2/3 आयतन घेरते हैं। इतने ये पदार्थ जो हैं वो पूरे पदार्थ का लगभग 2/3 आयतन घेरते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि माना हम मेजरमेंट कर रहे हैं परमाणु की त्रिज्या का। माना पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m है और पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M है और पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन V है और माना परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है और आवोगाद्रो संख्या को मान लिया हमने n। ये आपके 1 ग्राम परमाणु में, 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की वो संख्या जो है वो कितनी होगी। देखिए 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या देखिए m में कितना होगा n के बराबर, यानी आपके पास में m ग्राम का परमाणु है, m ग्राम का पदार्थ है, m ग्राम आपको चाहिए 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में आप सीधा कैसे निकालेंगे m का डिवाइड करके। जैसे कि मान लीजिए कि 5 रुपये के 20 आम हैं तो 1 रुपये के कितने होंगे, आप सीधा सीधा 5 का भाग मार देंगे कि सर 4 होंगे। ठीक है ना, 4 होंगे। तो ऐसे m में यानी कि m ग्राम पदार्थ में n परमाणु हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे m का सीधा सीधा इसमें डिवाइड कर देंगे, वही हमने यहाँ पर किया है। अब 1 ग्राम में इतने हो गए, 1 ग्राम में m n/m हो गए। तो अब बताइए m ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में n/m। तो m ग्राम में कितने होंगे, यानी ये मान लीजिए 1 रुपये के मान लीजिए 2 टॉफ़ी, तो 5 रुपये की कितनी होंगी, गुणा करके तो पता चलेगा, 5 दूनी 10 होंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने इसमें स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, देखिए अब पूरा सिस्टम आपके सामने। देखिए तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना, भाई परमाणु बना जाता है इस तरीके से गोल टाइप में।
ठीक है, एक गोलाकार माना जाता है। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वही यहाँ पर लिखा गया है, पाई आर क्यूब। तो अब आपके पास परमाणु सब कितने हैं? m इंटू एन अपॉन एम, इतने परमाणु हैं, m इंटू एन अपॉन एम, इतने आपके पास टोटल परमाणु हैं। ठीक है, तो अब इसमें इनके द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? उस आयतन में एक परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन में जितना भी आयतन है उसमें जितने परमाणु हैं उनका गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया सर। अब कहा यह जाता है कि जो ये आयतन जो आया, ये पूरे आयतन का 2/3 होता है इनके द्वारा घेरा गया आयतन। तो यानी कि 2/3 के बराबर हो जाएगा ये आयतन, पूरे आयतन का 2/3 के बराबर। पूरा आयतन था V, उसका 2/3, इतना उन्होंने आयतन घेरा। ठीक है, ये रहा। तो ये हमने इसके बराबर कर दिया सीधा सीधा यहाँ पर। ठीक है, 2/3 के बराबर कर दिया। देन इनको सॉल्व आउट करा हमने, कैसे करके कि 3 से बराबर में 3 कट गया, ये नीचे 3 था, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से ये 4 कट गया 2 बार। ठीक है, आपके पास बचता है ये 2 पाई आर क्यूब, जो कि ये रहा आपके सामने, और ये बाकी का सिस्टम m इंटू एन अपॉन एम, ये रहा, और इक्वल टू में v। ठीक है, तो इसको अब हमने कट किया आगे। तो यहाँ से हमें r निकालना था, यानी कि त्रिज्या हमें निकालनी थी। तो अब आप त्रिज्या अगर यहाँ से निकालोगे तो ये बाकी का जो सिस्टम है, जो बचा हुआ नंबर है, वो सब कहाँ चला जाएगा? v के नीचे, और जो m नीचे था ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये m ऊपर आ जाएगा। देन आर क्यूब बराबर ये बच जाएगा आपके सामने, ये पूरा नंबर बच जाएगा। अब आर क्यूब बराबर में मान लीजिए अगर x है, तो इधर की पावर अगर हम उधर भेजते हैं तो वो पावर चली जाती है 1 अपॉन में, 1 के अपॉन में। तो ऐसे ही इसकी पावर जो 3 थी, इसकी पावर वो इधर से इधर गई, तो वो काय की हो जाएगी? 1 अपॉन में बन जाएगी। तो यहाँ से एक बात हमें पता चल गई सीधा सीधा कि ये जो त्रिज्या होगी इसमें v जो होगा वो आयतन होगा, m जो होगा परमाणु भार होगा, और पदार्थ का द्रव्यमान कैपिटल M से कहेंगे, और अवोगाद्रो संख्या कैपिटल N से ज्ञात करते हैं। तो इसके माध्यम से परमाणु की त्रिज्या आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी समझ में आया होगा पूरा सब कुछ एकदम से। ठीक है ना, और भी किसी को अगर कोई समस्या हो तो बताए मुझे कमेंट में। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे नोट कर सकते हैं इसी से, या फिर मैं आपके लिए इसको भेज दूंगा, PDF का लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।